हेलो एवरीवन। तो आज हमारे YouTube चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं 2023 में जो ICMR का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 8 जुलाई 2023 हुआ था, उसका दूसरे सेक्शन का। पहले सेक्शन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 51 तक की बात कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने हैं 52 से लेकर के 100 क्वेश्चन, यानी कि टोटल इतना क्वेश्चन की बात हम लोग करने वाले हैं। 52 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 100वें नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बात करें। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग जो भी अपना PYQ सेक्शन और प्रिपरेटरी वीडियो आपके लिए UGC नेट, CSIR नेट, ICMR, DBT के लिए जो भी PYQ और प्रिपरेटरी वीडियो आपके तक लेके आते हैं, जो भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपके लिए लेके आते हैं, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बाकी आपसे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके जानने में, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस सेक्शन को मिस ना करें और उन तक भी हमारी जो वीडियो है जो कि उनके तैयारी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, उन तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि एस्टिमेशन ऑफ गम्मा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज इज यूजफुल टू डिटेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन। अब ध्यान दीजिए, गम्मा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज जो है ये 2 केसेज में यूज किया जाता है। पहला, अगर बाइल का कोई इशू हो, ठीक है, चाहे वो जैसे बिलिरुबिन, बिलिवार्डिन, ठीक है, तो इस तरह के पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए अब 2 चीज़ें यहाँ पे होता है। एक होता है उसका स्टोरेज ग्लैंड, ठीक है, स्टोरेज ग्लैंड, और दूसरा होता है आपका जो जहाँ पे वो बनता है, यानी कि लीवर। तो 2 चीज़ में, यानी कि स्टोरेज ग्लैंड में आपका गॉल ब्लैडर जिसको हम लोग कहते हैं, गॉल ब्लैडर का इशू हो जहाँ पे ये स्टोर होता है, और दूसरा लीवर का जहाँ पे ये बनता है। यानी कि अब यहाँ पे गॉल ब्लैडर की बात नहीं की गई है, इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस की बात की गई है। हेपाटाइटिस मतलब कि हिपैटिक सेल से रिलेटेड, और हिपैटिक सेल क्या बनाता है, तो हिपैटिक सेल बनाता है लीवर, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। गम्मा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज अगर किसी चीज़ में डिटेक्ट हो रहा है तो वो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को गॉल ब्लैडर या हेपाटाइटिस या लीवर इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज प्रेजेंट एट एवरी 3rd पोजीशन इन कोलेजन मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, कोलेजन मॉलिक्यूल जो है एक तरह का प्रोटीन बनाता है, ठीक है, कोलेजन। अब बात आती है कि इसमें क्या होता है, तो 3rd पोजीशन पे हमेशा यहाँ पे ग्लाइसिन रहता है। हालांकि प्रोलीन भी अवेलेबल रहता है, लेकिन कोलेजन मॉलिक्यूल की बात की जाए तो 9% जो होता है प्रोलीन अवेलेबल रहता है। लेकिन ग्लाइसिन चूंकि सबसे छोटा है, हाईली फ्लेक्सिबल है, तो आसानी से ये वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ग्लाइसिन जो होता है एवरी 3rd पोजीशन पे जो है अवेलेबल यहाँ पे रहता है। अगर 3rd पोजीशन की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, विच कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एब्जॉर्ब यूवी लाइट एट 280 नैनोमीटर। अब पेप्टाइड बॉन्ड की बात आती है तो पेप्टाइड बॉन्ड 280 नहीं करता है, ये आपको 230 से 205 के आसपास करता है। ठीक है, लेकिन SH ग्रुप ऑफ 16 नहीं, थायोल ग्रुप भी नहीं होता इसमें। इमिडाजोल ग्रुप ऑफ ट्रिप्टोफैन, पहली बात है कि इमिडाजोल ग्रुप ट्रिप्टोफैन में नहीं होता है, ये आपको हिस्टिडीन में होता है। इंडोल ग्रुप ऑफ ट्रिप्टोफैन, यानी कि ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों नहीं होगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथा, यानी कि ट्रिप्टोफैन का इंडोल ग्रुप जो होता है वही आपको 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम पार्टिसिपेट इन बोथ द साइट्रिक एसिड साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए यहाँ पे आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आपको सक्सिनेट का जो है ऑक्सीडेशन कराता है। ठीक है, और मतलब अगर साइट्रिक एसिड की बात करें तो ये सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन कराता है, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और तो मतलब साइट्रिक एसिड में ये सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन कराता है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये कॉम्प्लेक्स 2 में अवेलेबल रहता है, जहाँ पे ये सक्सिनेट से यूबी क्यूनोन को जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, यानी कि दोनों जगह ये अवेलेबल रहता है। ठीक है, चलिए, ईच टर्न ऑफ एन अल्फा हेलिक्स इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंडक्ट। देखिए ये 3.6 एमिनो एसिड होता है, इंटीजर में नहीं होता है ना हमेशा। ये नहीं है कि 4 करेगा, चाहे 10 करेगा, चाहे 5 करेगा, ये हमेशा हेलिक्स जो है मुड़ता है, और हेलिक्स 3.6 एमिनो एसिड उस एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के मुड़ने के बीच का जो एमिनो एसिड होता है वो 3.6 एमिनो एसिड ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक
न्यूक्लियोटाइड बेस्ड एंड एरोमेटिक एमिनो एसिड एब्जॉर्ब लाइट रिस्पेक्टिवली। अब देखिए बात आती है कि जब न्यूक्लियोटाइड की बात आती है, जब आपको मान लीजिए कि किसी सैंपल में न्यूक्लियोटाइड का कंसंट्रेशन चेक करना है, तो उसका एब्जॉर्प्शन आप कितने पे लेंगे, तो उसका एब्जॉर्प्शन आपको न्यूक्लियोटाइड की जब बात होती है तो 260 नैनोमीटर पे लिया जाता है। कितने पे लिया जाता है? 260 नैनोमीटर पे लिया जाता है। लेकिन जब बात एरोमेटिक एमिनो एसिड की होती है, देखिए यहाँ पे एरोमेटिक एमिनो एसिड मेंशन कर दिया है, अगर सिर्फ एमिनो एसिड देखा तो शायद बाइस्ट कर सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे एरोमेटिक एमिनो एसिड ऑलरेडी बोल चुका है तो सीधे सीधे कुछ नहीं सोचना है, 280 नैनोमीटर, यानी कि 260 280, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अ 62-year-old मैन इज एडमिटेड विद इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा सबसे पहले समझ लीजिए कि इम्फाइसेमा में क्या होता है कि ये सिगरेट चेन स्मोकर को भी इम्फाइसेमा का केस मिलता है, उनमें भी। इसमें होता क्या है कि अल्वियोलाई जो होता है, जो कि लंग्स में होता है, वो उसका जो वाल होता है वो काफ़ी डिफेक्टिव हो जाता है। मतलब कि आप जो डिफ्यूजन होता है एक तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इफेक्ट हो जाता है ना। उसमें जो वाल, जो अल्वियोलाई के वाल पे जो कैपिलरीज लगी होती हैं जो कि डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो अफेक्टेड हो जाती हैं। ठीक है, तो कह रहा है एंड एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। देखिए दोनों चीज़ है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी है। ऑक्सीजन इज ऑर्डर्ड एट 2 लीटर पर मिनट, द रीजन फॉर लो फ्लो ऑक्सीजन। अब लो फ्लो ऑक्सीजन का रीजन यहाँ पे क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। फैसिलिटेट ऑक्सीजन डिफ्यूजन, देखिए ये नहीं होगा क्योंकि पहले ही हमने बताया कि वाल जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है, खराब हो चुका है, तो फैसिलिटेट ऑक्सीजन डिफ्यूजन तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। प्रिवेंट एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ सिक्स, नहीं ये भी नहीं होगा। प्रिवेंट डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी, हाँ ये हो सकता है कि डिप्रेशन, जो रेस्पिरेटरी टाइप का जो डिप्रेशन है, डिप्रेस्ड हो जाएगा, है ना, उतनी तेजी से डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो रेस्पिरेटरी ड्राइव जो है, क्योंकि यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी यहाँ पे है ना, एक्यूट फॉर्म में, तो ये जो रेस्पिरेटरी ड्राइव है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाएगा डिफ्यूजन का। तो क्योंकि डिफ्यूजन क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वाल क्षतिग्रस्त हो गया, एरिया, आप बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन का जो जी के लिए जो एरिया अवेलेबल रहता है वो भी कम हो गया ना, तो रेस्पिरेटरी ड्राइव जो है वो गिर जाएगा। चलिए अगला है, द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड मैनिटोल IV फॉर पेशेंट विद हेड इंजुरी, व्हाट शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड बिकॉज द पेशेंट। अब देखिए मैनिटोल IV जो दिया जाता है ना, वो एक्चुअली से ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जाता है हेड इंजुरी में। ब्लड मतलब हेड प्रेशर, ब्लड जो पहुंच रहा है आपके सर में, उसके प्रेशर को थोड़ा कम करने के लिए दिया है। क्योंकि अगर हेड में इंजुरी है और ब्लड काफ़ी तेजी से जाएगा ना, तो क्या होगा कि उसके जो कैपिलरीज है वो फट सकते हैं, तो हेमरेज का चांसेस बन सकता है। तो इस कंडीशन में आपको मैनिटोल IV दिया जाता है। तो सीधे सीधे यहाँ पे कह रहा है कि पेशेंट इज रिसीविंग मैनिटोल, व्हाट शुड बी क्लोजली मॉनिटर, पल्स रेट, है ना, कि पल्स आपका कितना, इसी से आप मतलब एक तरह से चेक कर सकते हैं मैनुअली कि आपका क्या प्रेशर जा रहा है ना। चलिए, द पोटेशियम सीरम लेवल ऑफ अ पेशेंट 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि 2 मिलीमोलर पर लीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए सीरम पोटेशियम लेवल की बात है तो यहाँ पे टॉल टी वेव नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बोले नॉट बी सीन एन इलेक्ट्रोग्राम, तो यहाँ पे लंबा टी वेव आपका नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेशियम सेपरिंग डायूरेटिक। पोटेशियम सेपरिंग डायूरेटिक, इसको हम लोग फ्लूइड बिल्डअप भी बोलते हैं। तो ये इसको जो है एस्पाइरोनोलैक्टोन के जो है एस्पाइरोनोलैक्टोन जो है ये पोटेशियम सेपरिंग डायूरेटिक है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर या फ्लूइड बिल्डअप को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपको मार्केट में अल्डेक्टोन के नाम से मिलता है, अल्डेक्टोन के नाम से एस्पाइरोनोलैक्टोन मिलता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर या फ्लूइड बिल्डअप जो है फ्लूइड बिल्डअप को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी बेस्ट रिप्रेजेंट द कोर बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे दो चीज में होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको रेक्टम, ICMR रेक्टम को ही मानता है, ओरल कैविटी भी होता है, लेकिन रेक्टम ज़्यादा चांसेस है कि रेक्टम आंसर हो, तो ओरल कैविटी भी होता है, लेकिन आप जो है रेक्टम ही लगा के आइएगा। चलिए, विच assume that there are 6 types of nitrogen bases available and 40 types of amino acid are available for protein synthesis. Then in genetic code, each codon made up by minimum how many nitrogen bases। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 है एमिनो एसिड, सॉरी नाइट्रोजन बेस 6 टाइप का है, और टोटल एमिनो एसिड कितना है। तो ये बोल रहा है कि
कितने तरह, मतलब जो कोडोन बनेगा, जैसे प्रेजेंट में क्या है 4 तरह के हैं और कोडोन में कितना है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट फॉर्म में है, और ये कितने को करते हैं 20 एमिनो एसिड को, ठीक है। अब इसको उलट दिया, अब कह रहा है कि ये 4 नहीं है, ये मान लो कि 6 है आपके पास, और टोटल एमिनो एसिड 20 नहीं है 40 है। तो ये ट्रिपलेट कोडोन जो है वो मतलब ये जो कोडोन जो है वो क्या ट्रिपलेट ही रहेगा या कुछ और टेट्राप्लोइड हो जाएगा, पेंटाप्लोइड हो सकता है ना। तो उसकी बात यहाँ पे पूछी जा रही है। अब ध्यान दीजिए, पहले जो कैसे डिसाइड किया गया था कि कोडोन ट्रिपलेट ही होगा उसके बारे में हम लोग सोच लेते। पहले क्या किया गया था कि चूंकि 4 का था और 20 को हमको डिसाइड करना था, तो पहले सोचा गया कि क्या ये डबलेट होगा, तो 4 चौका 16, यानी कि 16 तरह के कोडोन ही बन रहे थे, और हमको कितना आइडेंटिफाई करना था 20। तो 16 में से 16 कोडोन से 20 को आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, तो बोला गया कि नहीं, ये डबलेट नहीं होगा, ये हो सकता है कि ट्रिपलेट फॉर्म में हो। तो कितना बना 64 में से 61 आपका सेंस कोडोन था, और आपका 3 जो था वो नॉनसेंस कोडोन था। क्या था, नॉनसेंस कोडोन। यानी कि ये 64 कोडोन जो है किसको आइडेंटिफाई करते थे, 20 तरह के अमीनो एसिड को, ठीक। अब चलिए, अब इस सिनेरियो को हम लोग लेते हैं। ये सिनेरियो में बोल रहा है कि जो बेस है वो 6 तरह के हैं और टोटल एमिनो एसिड कितना है 40 है। तो अगर इसको डबलेट फॉर्म में लेते हैं तो कितना होगा, 6 36। तो फिर यहाँ पे 4 कम हो गया, यानी कि ये डबलेट नहीं होगा, 6 गुना 6 गुना 6, 6 36 216, यानी 256। तो ये जो होगा वो आपका, ये भी आपका जो है ट्रिपलेट फॉर्म में ही होगा, क्योंकि 40 से ऊपर जा रहा है। तो यानी कि यहाँ भी आपके 3 तरह के क्या कर रहा है, ऑफ एमिनो एसिड अवेलेबल फॉर देन इन जेनेटिक कोड ईच कोडोन मेड अप बाय मिनिमम हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसेस ईच कोडोन। तो यानी कि 3 नाइट्रोजन बेस से एक कोडोन बन गया, यानी कि यहाँ भी ट्रिपलेट ही रहेगा, ठीक है। चल, द सिलिंड्रिकल चैनल इन गैप जंक्शन आर मेड ऑफ, यहाँ पे सिलिंड्रिकल चैनल जो है कनेक्सिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज द वेक्टर इन मॉलिक्यूलर वे। प्लाज्मिड को तो हम लोग वेक्टर करते हैं, कॉस्मिड को भी करते हैं, कॉस साइड और प्लाज्मिड को मिला एक कॉस्मिड बनाया जाता है, आर्टिफिशियल क्रोमोजोम को ही करता है। तो कौन है नॉट यूज्ड, हेप्टेन। हेप्टेन एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोटीन्स है जिसको हम लोग आप बोल सकते हैं कि वैक्सीन, अगर चाहे कोई एंटीजन हम दे रहे हैं और एंटीजन लो मॉलिक्यूलर वेट का, तो उसको हेप्टेन के साथ मिला के देते हैं ताकि उसकी एंटीजेनिसिटी जो है बढ़ जाए। तो वो इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस में यूज किया जाता है एंटीजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आपका हेप्टेन जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। द मेजर डोनर ऑफ कार्बन एटम ऑफ द 1 कार्बन पूल इज सेरीन। देखिए 1 कार्बन पूल में आपका हमेशा सेरीन आएगा। चलिए, द कंप्यूटेशनल मेथोलॉजी दैट ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट मैचिंग। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि डॉकिंग होना चाहिए। चलिए, कह रहा है बिटवीन 2 मॉलिक्यूलर रिसेप्टर एंड लिगेंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर डॉकिंग। ये आपका बायो इन्फॉर्मेटिक का क्वेश्चन है, वो इसको मॉलिक्यूलर डॉकिंग बोलते हैं हम लोग। अ सैंपल ऑफ डीएनए इज फाउंड टू हैव द बेस कंपोजिशन ऑफ एडेनिन 40 है, थाइमिन जो है 22 है, गुआनिन जो है 21 है, और साइटोसिन जो है 17 है। दिस इज सजेस्ट डीएनए इज सर्कुलर डुप्लेक्स, डीएनए इज लीनियर डुप्लेक्स। अब ध्यान दीजिए, एडेनिन आपका कितना है 40 है, थाइमिन आपका 22 है, गुआनिन आपका 21 है, साइटोसिन आपका 17 है। अब देखिए, इसका मतलब है कि 4 बेसेज तो हैं, लेकिन डीएनए जो है अगर एडेनिन के बराबर थाइमिन रहता तो हम लोग डुप्लेक्स बोल सकते थे, गुआनिन के बराबर साइटोसिन रहता तो डुप्लेक्स बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे डीएनए सर्कुलर डुप्लेक्स, लीनियर डुप्लेक्स, डीएनए सिंगल स्टेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये और ये अगर बराबर होता और ये बराबर होता तो हम लोग बोलते कि डीएनए डुप्लेक्स फॉर्म में। यानी कि एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें 40 आपका एडेनिन है, थाइमिन आपका 22 है, गुआनिन 21 है। क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड भी है तो चारों बेसेज तो रहेंगे ही, लेकिन अगर डबल स्टैंडर्ड होता तो एडेनिन के इक्वल थाइमिन होता और गुआनिन के इक्वल साइटोसिन होता। ऐसा होता है ना। चलिए, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए कैपिंग टेक्स प्लेस इनसाइड न्यूक्लियस। ये तीनों चीजें न्यूक्लियस में हो जाती हैं। फिर न्यूक्लियस से जो एकदम मैच्योर एमआरएनए है वो आपको आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जहाँ पे उससे ट्रांसलेशन होता है। और क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे आता है और वहाँ पे उसका जो है ट्रांसलेशन होता है। चलिए, अ फ्यू क्रोमोजोम हैविंग अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट हैव। देखिए, ये
देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जल्दी से कर देंगे, क्योंकि मान लीजिए यूकेरियोटिक सेल उन्होंने नहीं पढ़ा, सोचेंगे ही नहीं, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है उसमें, क्वेश्चन क्या सॉरी आपका आंसर वहाँ पे गलत हो। तो ध्यान देना है कि यूकेरियोटिक में पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक में पूछ रहा है, ये जल्दबाजी आप ध्यान दीजिएगा। आप पास होने के बाद गाइड को चूज करने में मत कीजिएगा, यहाँ कर लिए वहाँ मत कीजिएगा, क्योंकि वो पूरी जिंदगी आपका समझ लीजिए क्या होने वाला है। चलिए, अ फ्यू क्रोमोसोम हैविंग अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल दिस सैटेलाइट हैव। सैटेलाइट डीएनए की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि क्रोमोसोम में अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉन स्टेनिंग तो होगा, लेकिन कंस्ट्रिक्टेड एंड कांस्टेंट लोकेशन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डीएनए में सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता, रिपीटेटिव फॉर्म है, तो वो जहां पे है वहीं पे रहेगा। चलिए, कह रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका बनता है भाई साहब, ट्यूबुलिन्स का। ट्यूब्यूल्स की बात है, सीधे सीधे ट्यूबुलिन सोच लेना है। माइक्रोफिलामेंट्स बनता है एक्टिन का, जो कि आपको मसल्स में रहता है, तो सीधे सीधे ट्यूबुलिन एंड एक्टिन रेस्पेक्टिवली। When an alkali metal is dissolved in ammonia, it forms मतलब it forms a blue colored solution। देखिए blue colored solution जो होता है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है। कह रहा है कि चूंकि ये कहाँ डिजोल्व किया जा रहा है, अल्काली मेटल। When an अल्काली मेटल कहाँ पे डिजोल्व, अमोनिया में, तो जो कलर आएगा वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि अल्काली मेटल्स है तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो ब्लू कलर देखने को मिलता है। वो ब्लू कलर क्यों आता है, देखिए वो जिस रेंज जो आपका जिस रेंज पे अपना एब्जॉर्प्शन शो करेगा, तो उसी रेंज पे आपका अपना कलर जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे CD40L एन अर्ली एक्टिवेशन मार्कर इज प्रीडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट। CD40L हमेशा जो होता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे होता है। आपने पढ़ा होगा कि CD40 ये किसका सबसे पसंदीदा जगह है, HIV वायरस का CD40। ठीक है, तो CD40 सेल्स ये आपको जब ये किया जाता है HIV टेस्ट किया जाता है, उसमें भी CD40 को काउंट किया जाता है। तो हेल्पर टी सेल्स जो होता है वो सबसे पसंदीदा है, और उसमें भी CD48 जो होता है वो सबसे पसंदीदा जगह है HIV वायरस के इन्फेक्शन का। ठीक है, चलिए, नेचुरल किलर सेल्स रिकॉग्नाइज टारगेट सेल्स फॉर अ साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ठीक है, कह रहा है नेचुरल किलर सेल्स रिकॉग्नाइज टारगेट सेल्स फॉर अ साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, विच ऑफ द एब्सेंस ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो एंटीबॉडीज इज कैरेक्टरिस्टिकली रेसिडेंट विद स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा क्या है, एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है, इसीलिए ये ऑटो एंटीबॉडी से रिलेटेड है। देखिए इसमें देखा जाए तो ये तीनों आते हैं, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी, एंटी आरएनए पॉलीमरेज 3 भी होता है, और एंटी डीएनए टोपोरस 1 भी होता है, ये नहीं होता। लेकिन अब कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिकली यानी कि सबसे ज्यादा सबसे मेजर कौन सा है, तो मेजर देखा जाए तो आपका ये आता है एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी। लेकिन अभी पूछा जाए कि और अगर कॉमन की बात की जाए तो आपका तीनों हो जाएगा, तो यहाँ पे ABC आपका ऑप्शन हो सकता है ना। चलिए, T lymphocyte in lymph node are concentrated in which of the following anatomical location। मेडुला तो नहीं होगा, कह रहा है कि लिम्फ नोड की बात हो रही है। चलिए, अगर मैचुरेशन की बात होती तो आपको वहां पे बोला जाता। कह रहा है कि पाराकॉर्टेक्स एडजेसेंट टू लिम्फोइड ऑर्गन, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हाउस कीपिंग जीन एक्सेप्ट। हाउस कीपिंग जीन्स का मतलब होता है जो हमेशा एक्सप्रेस होते रहते हैं, यानी कि वो रेगुलेटेड फॉर्म में नहीं होते, वो हमेशा एक्सप्रेस रहते हैं, है ना। तो उसमें आपका आता है बीटा एक्टिन, GAPDG, बीटा ग्लोबिन। P53 नहीं आता है, तो P53 आपका नॉट अ हाउस कीपिंग जीन, ये हमेशा एक्सप्रेस नहीं होता, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन आपको रिलेट करता है आपके सेल डिवीजन रिप्रेशर से। तो ये आपको हमेशा अगर रिप्रेस हो गया तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, है ना, तो वहाँ पे इसको देखा जाता है। तो ये आपका जो है जितने भी एक्टिन्स होते हैं, GAPDG होते हैं, बीटा ग्लोबिन्स होते हैं, इनकी जरूरत हमेशा सेल्स, क्योंकि इनका बहुत सारा काम है, सेल्स के शेप को मेंटेन रखना, सेल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, कैरियर में हेल्प करना, तो ये हमेशा एक्सप्रेस होते रहते हैं। लेकिन P53 क्या, एक रेगुलेटर है, सेल डिवीजन का रेगुलेटर है, तो ये जरूरत के मुताबिक एक्सप्रेस होता है ना। चलिए, ऑल आर फंक्शंस ऑफ मैक्रोफेज एक्सेप्ट। मैक्रोफेज में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, पहला मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू होमियोस्टेसिस, पता है वो कर सकता है। क्लियरेंस ऑफ एपोप्टोटिक न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज है, आपको उसको इनगल्फ कर सकता है।
उन रिपेयर में भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है। एंटीजन प्रेजेंटेशन नेव टी सेल्स, बिल्कुल नहीं भाई, ये एक्सेप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये मैक्रोफेज का काम नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स रिलीज हिस्टामिन एंड अदर वेसो एक्टिव सब्सटेंसेज? मास्ट सेल्स, आपको पता है एलर्जी, हिस्टामिन की जहां पर आती है तो वहां पे एलर्जी की बात आती है, तो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका? मास्ट सेल, जो कि आपको हिस्टामिन रिलीज करता है। व्हेन अ पर्सन इज लाइंग डाउन फेस अप इन एन एनाटॉमिकल पोजीशन द इंडिविजुअल इज सेड टू सुपिन, ठीक है। चलिए, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट, शॉर्ट किस में होता है? एलिमेंट्री कार्निवोरस में, ठीक है, हर्बीवोरस में लॉन्ग्स होता है। चलिए, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच रिलेटेड टू द अर्थवर्म। टेस्टी जो होता है 59 सेगमेंट पे नहीं होता है, 59 सेगमेंट ऊपर ही हो गया है ना, सबसे ऊपर, वहां पे टेस्टीज इसका अवेलेबल नहीं रहता है, ये डाउनवर्ड में रहता है। तो पहले ही आप बता सकते हैं कि जो टेस्टीज होता है वो नीचे की तरफ रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर द थायराइड हार्मोन? आपको पता है टाइरोसिन, टाइरोसिन T3 और T4 दोनों के लिए अवेलेबल रहता है। चलिए, T3 T4 क्यों कहते हैं? यहाँ पे 3 आयोडीन मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे 4 आयोडीन मॉलिक्यूल होते हैं। द कलर ऑफ अर्थवर्म बॉडी इज ब्राउन ड्यू टू पोरफायरिन, पोरफायरिन, ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट टू द प्रोटीन मिसफॉल्टिंग? देखिए, अल्जाइमर में भी होता है, पर्किन में भी होता है, प्रियन में भी होता है, तो कह रहा है कि नॉट ड्यू टू प्रोटीन मिसफॉल्टिंग विच इज कॉन्कॉफ सिंड्रोम, ठीक है। तो ज्यादातर सिंड्रोम जो होते हैं इसी तरह से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर कभी आता है तो। विच कम्युनिटी रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज इन्वायरमेंटल से? क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्योंकि क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका है तो वो अब स्टेबल ही रहने वाला है, ठीक है। देखिए, क्या होता है कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो कई सारी चीज़ें, मतलब आप ध्यान दीजिएगा, अभी जब आप बचपन में हैं और आप बूढ़े में हैं, तो बचपन में जो चंचलता होती है वो बुढ़ापे में नहीं होती है, आप स्टेबल हो जाते हैं, सारी चीज़ों को आप देख चुके होते हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हो चुके होते हैं। तो उसी तरह है आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी, क्या है? एक बुढ़ापा है, पायोनियर से बाद, मतलब लास्ट का आता है, तो वहाँ पे जाके वो स्टेबल हो जाता है। भाई साहब आप कुछ भी कर लो, मैं चेंज नहीं होने वाला है। When a dry piece of tissue is fully burnt, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form and the remain is called ash, यानी कि राख बन जाता है। The ash contains all of the following except nucleic, तो यहाँ पे कैल्शियम भी मिल जाएगा राख से, आपको पता है कैल्शियम मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाएगा, मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, सल्फर भी मिल जाएगा आपको, और आपका न्यूक्लिक एसिड जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आपका न्यूक्लिक एसिड जो है यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है, हो जाएगा। विच ऑफ द फर्स्ट जोन ऑफ प्यूरिफिकेशन इन सैंडबेन? फर्स्ट जोन में आपका स्क्यूरी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉल्यूशन इन कल्चरल यूट्रोफिक? यूट्रोफिफिकेशन हमेशा वाटर में देखा जाता है, जैसे DDT, आपने क्लासेज में पढ़ा होगा कि DDT का एक्यूमुलेशन होने लगता है, क्योंकि DDT क्या होता है कि वो आपको मतलब मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो जमा होता जाता है। छोटी मछली ने खाया, फिर उससे ज़्यादा बड़ी मछली में एक्यूमुलेट होगा, उसको फिर बड़ी मछली ने खाया, उससे ज़्यादा उसमें, तो इसको कहते हैं यूट्रोफिफिकेशन। तो ये कहाँ होता है? आपको वाटर पॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंड फिलिंग मेथड? लैंड फिलिंग में एरिया मेथड भी लैंड फिलिंग है, डिप्रेशन भी लैंड में, ट्रेंच भी। बेंगलुरु मेथड, देखो बेंगलुरु मेथड भी लैंड, मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि वेस्ट का ही ट्रीटमेंट है, लेकिन मतलब यहाँ पे नॉट है ना। तो बेंगलुरु मेथड क्या है? कंपोस्टिंग का मेथड है। क्या है? कंपोस्टिंग का, वेस्ट को लेकर के कंपोस्टिंग किया जाता है, लेकिन लैंड फिलिंग का मेथड ये नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ओनली इन प्लांट्स एंड फ्यू फिलामेंटस फॉर ग्लाइसोक्सीसोम्स, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अस्योर्ड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, ठीक है। क्लिस्टोगैमस डू नॉट ओपन एट ऑल। देखिए, मुझे लगता है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, क्लिस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट। देखिए, हाँ, दोनों सही है, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट। मुझे लगता है ये होगा, क्योंकि देखिए क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर्स में क्या होता है कि ये बाइसेक्सुअल्स होते हैं, ठीक है, सॉरी मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस कहने का मतलब है कि इसमें आपको मेल एंड फीमेल जो पार्ट्स होते हैं, जैसे पिस्टिल है और आपका स्टामेन है, तो दोनों एक ही फ्लावर में रहते हैं, और चूंकि वो क्लोज्ड रहते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांसेस उसमें नहीं होता, उसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो इवन सेट इसीलिए उसमें जनरेट होता है, इवन सेट सीड इवन सेट जनरेट होता है, ठीक है। तो उनके बंद रहने का ही कारण है कि उसमें पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है,
वो खुद सेल्फ पॉलिनेट हो जाते हैं, पॉलिनेटर्स की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो मुझे लगता है ये जो है राइट आंसर यहाँ पे होगा। चलिए अब कह रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ओजोन एंड डिप्लीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC एंड N2O, तो यही मुझे आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मेंडेलियन डिजॉर्डर्स? सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, क्राइडुकेट सिंड्रोम, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, फिलाइन कीटोनुरिया, टर्नर सिंड्रोम। कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मेंडेलियन डिजॉर्डर्स, इसमें से कौन कौन से हैं मेंडेलियन डिजॉर्डर्स हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड फिलाइन कीटोनुरिया। गिनिएगा, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और फिनाइल कीटोनुरिया, ये 5 जो है यहाँ पे मेंडेलियन डिजॉर्डर। मेंडेलियन डिजॉर्डर जो होता है वो किसी एक जीन में इशू के कारण होने वाला बीमारी है, जो कि मेंडेलियन जो पैटर्न है उसको फॉलो करता है। लेकिन अगर किसी क्रोमोजोम में चेंज के कारण, क्रोमोजोम का नंबर चेंज हो गया, क्रोमोजोम डुप्लीकेट हो गया, ट्रिप्लीकेट हो गया या कम हो गया, तो उसके कारण जो सिंड्रोम होता है वो मेंडेलियन डिजॉर्डर के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे डाउन सिंड्रोम, 21 नंबर सिंड्रोम एक बढ़ जाता है, ऑटोसोम जो ऑटोसोमल क्रोमोजोम जो एक बढ़ जाता है। टर्नर सिंड्रोम में एक घट जाता है ना। तो ये क्या होता है कि ये जो क्रोमोजोमल चेंज जो होते हैं, चाहे उसका नंबर बढ़ जाए चाहे घट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग मेंडेलियन डिजॉर्डर के अंतर्गत नहीं रखते। तो यहाँ पे जो 5 है वो है सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और फिनाइल कीटोनुरिया, यानी कि ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका 5 जो है सही होगा। मोनास्कस परप्यूरियस, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी उल्टा करके पूछता है कभी। तो ये आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल स्टैटिन के प्रोडक्शन के लिए यूज करता है। इसके पहले पूछा गया था कि स्टैटिन में जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एक जो प्रोडक्ट है केमिकल से, उसको प्रोडक्ट करने के लिए निम्न से कौन से बैक्टीरिया का, कौन से ईस्ट का यूज किया जाता है, चाहे निम्न में से किस ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, इन अ रिसर्च स्टडी अ साइंटिस्ट डिसाइडेड टू यूज 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल। जनरली 95% यूज किया जाता है ये, लेकिन यहाँ पे 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल टू इंटरप्ट दिस रिजल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ट्रू रिगार्डिंग द पी वैल्यू टू असाइन स्टैटिकल सिग्निफिकेंस? जब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज किया जाता है तो जो पी वैल्यू होता है वो लेस देन 0.5 होता है, यानी कि ये होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे 98% है तो यहाँ पे आपका आंसर होगा द रिसर्चर शुड बी यूज पी वैल्यू लेस देन 0.02 असाइन सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज सीवेज। ये सॉलिड जो सस्पेंशन होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, BOD आपका जो प्लांट होता है वहां पे देखा जाता है। रस्टिकल्स ऑफ रिवर्स ऑफ रस्ट जो होता है वो एक तरह का आयरन ऑक्साइड होता है, जो कि आयरन के ऑक्सीडेशन के कारण रस्टिंग होती है, ब्राउन कलर का मटेरियल्स वहाँ पे बन जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो आयरन पे फीड करते हैं, तो आयरन पे फीड जो करते हैं साथ साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसके कारण रिवर्स ऑफ रस्ट देखा जाता है। कहाँ पे? सीप्स वगैरह में। ठीक है, टू चैरिटी प्रोवाइड सपोर्ट फॉर पेट ऑनर्स हु कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट वैक्सीन। अब देखिए, वैसे ये एक तरह का NGO है जो कि ब्लू क्रॉस के अंतर्गत आता है। तो पेट ऑनर्स जो कि प्राइवेट वेटनरी ट्रीटमेंट जो कि काफ़ी महंगा होता है, वहाँ पे अगर अपना अफोर्ड नहीं कर पाते उसको ट्रीट कराना, तो इसके ब्लू क्रॉस के अंतर्गत उसको जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। द हाईएस्ट सिस्मिक डोमेन, यानी कि भूकंप के लिए सबसे ज़्यादा जो है अफेक्टेड जोन कौन सा है, तो हिमालय। हम लोग भी हिमालय के आसपास ही आते हैं। तो हिमालय जो है वो आपका जो है सबसे हाईएस्ट सिस्मिक डोमेन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई परेशानी हो जरूर कमेंट कीजिएगा, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन जानना हो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।